शादीशुदा हो तो पत्नी को साथ रखा करो, वरना मन की बात भी रेडियो से करते फिरोगे। ये पारिवारिक कार्यक्रम है। दरअसल क्या है कि मेरी इमेज ऐसी बना दी जैसे मैं मोदी जी का विरोधी हूं। एक कवयित्री अगर किसी नेता की आराधना करता है वो तो क्षम्य है, और कोई अगर सिस्टम से सवाल कर ले, सरकार से सवाल कर ले, तो वो अपराध मान लिया गया। ये पिछले 7-8 साल में हो। पहले भी व्यंग लिखते थे, अब भी लिख रहे हैं, आगे जो आएंगे उनके लिए भी लिखेंगे। ये सब चीजें तो चलती रहती हैं, समय सबका आता है। अभी तेज नारायण कह रहे थे फास्ट बॉलर इमरान खान भी चले गए। मैंने कहा एक दिन सबको जाना है, भले ही वो कितनी भी तेज फेंकता हो। समय सबका आएगा। तो मैं क्या सहज रहता हूं। मुझे चिढ़ाने के लिए लोग कहते हैं, अभी यूपी में जैसे चुनाव परिणाम आना शुरू हुए तो बोले जीत रहे हैं योगी जी। मैंने कहा इस बात का तनाव तो मोदी जी को होगा। है? बोले अब योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। मैंने कहा जल्दी बनाए यार, कपड़ों का खर्चा तो कम हो। ये राजनीति है, सब चलते रहते हैं। मैं सहज रहता हूं जीवन में। 2019 में जब चुनाव परिणाम आना शुरू हुए तो गुजरात से एक फोन आया मेरे पास, और आप लोग भी देखो हंसते खुशते आनंद लिया करो, इनके होमवर्क में मत उलझा करो, ये वो तनाव देने का काम करते हैं। बोले और सुनाओ क्या हाल चाल है, क्योंकि मोदी जी की पार्टी को बढ़त मिल रही थी ना। बोले और सुनाओ क्या हाल चाल है। मैंने कहा जी हालचाल ठीक है और सुनाने का पैसा लेते हैं। मैं सहज रहा। बोले फिर जीत रहे मोदी जी। मैं कहा अच्छा, हमको भी नया नहीं लिखना पड़ेगा। तो ये सब चीजें ऐसी है राजनीति में। दरअसल इस समय क्या है, विचारधारा का संकट है। इस देश में कोई संकट नहीं है, आइडियोलॉजी का और चरित्र का संकट है। कौन किस पार्टी से आ रहा है, किस पार्टी में जा रहा है। जो जाएंगे वो एक दिन आएंगे भी। ये झूठे खुश हो रहे हैं। पिछले दिनों एक कार्यक्रम में विधायक बैठे थे, मुझे पता नहीं था किस पार्टी के। मैंने ऐसे ही पूछ लिया, मैंने कहा जी कांग्रेस में हो क्या। बोलो नहीं बीजेपी में है, कांग्रेस में घंटे भर पहले थे। हाँ। और इतनी बड़ी पार्टी, इतना आत्मविश्वास गिरा है बीजेपी के लोग, उसके बावजूद कांग्रेस में तोड़फोड़ करते रहते हैं। अगर यही हाल रहा तो 2024 में हो सकता है बीजेपी का चुनाव चिन्ह हाथ के पंजे में कमल का फूल। मुझे तो तनाव मुक्त होकर के सुनो 5-7 मिनट आपका। लोग मुझे कहते हैं कि साहब आपको ट्रोल नहीं करते, धमकियों की नहीं मिलती। मैं कहा ऐसा कुछ नहीं है, देश सुनना चाहता है, सब लोग सुनना चाहते हैं। जो महंगाई है, बेरोजगारी है, इस तरह के मुद्दे कभी नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। एक दिन एक इनकम टैक्स के अधिकारी मिल गए, सच्चा किस्सा बता रहा हूं आपको, मैं कोई मन गढ़ंत बात नहीं करता। बोले संपत सरल जी सरकार के खिलाफ इसी तरह बोलोगे तो किसी दिन छापा वापा वाले भिजवा देंगे। मैं सहज रहता हूं। मैंने कहा साहब एक हिंदी के लेखक के घर में गबन के नाम पर लाइब्रेरी में मुंशी प्रेमचंद के गबन उपन्यास के अलावा क्या मिलेगा। और फिर मैंने जो अगली बात की, आनंद उसका लें। मैं कहा फिर अगर ऊपर के दबाव में जबरदस्ती फंसाने की कोशिश भी करोगे तो हम भी बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। तो सहज रहा करो। मैं एक रचना आपको सुना देता हूं, समय की अपनी सीमाएं। हम तकनीक के दौर में जी रहे हैं, बाकी तो प्यार मोहब्बत और ये सब तो काफी लोगों ने सुना ही दिया आपको। विसंगतियों से व्यंग पैदा होता है, और इस तरह के जवाब आपने कभी सुने नहीं होंगे कि एक सन्यासी से ये पूछ लिया कि साहब 8 साल पहले आपने पेट्रोल, आप क्या कहना चाहते हैं, तो उसी भी वो बौखला करके कहे जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल की। दरअसल क्या है, मैंने धर्मवीर भारती का नाटक पढ़ा अंधायुग। उसमें एक संवाद बहुत जबरदस्त है जो इस समय के देश काल परिवेश पर लागू होता है। युद्ध का अंतिम दिन है, 18वां दिन, दोपहर बाद का समय है। धृतराष्ट्र और गांधारी बैठे संजय का इंतजार कर रहे हैं कि वो आकर के बताएं, खबर दें कि दुर्योधन जीवित है या मर गया। 2 प्रहरी पहरा दे रहे हैं कलेक्टर साहब, बड़ी ध्यान देने की बात है। 2 प्रहरी पहरा दे रहे हैं, अचानक वातावरण भयावह होता है और अंधकार बढ़ने लगता है। तो एक प्रहरी ने दूसरे से कहा यह अंधकार अचानक कैसे बढ़ने लगा, जरा देखना तो दूसरा प्रहरी बोला अंधे राजा की प्रजा कहां तक देखे। इसलिए किसी से जवाबदेही तय करना भी गुनाह हो गया। एक रचना मैं आपको सुनाता हूं। हम तकनीक के दौर में जी रहे हैं।
टेक्नोलॉजी ने भौगोलिक सीमाएं कम की, आदमी से आदमी को दूर कर दिया, और अब तो आदमी खुद से दूर होता जा रहा है। निदा फाजली साहब का एक शेर है, अगर उसमें थोड़ा हेर फेर करके कहूं तो कहना चाहता हूं कि हवाओं में धूप में निकलो, घटाओं में नहाकर देखो, जिंदगी क्या है मोबाइल हटाकर देखो। सब कुछ इसी में सिमट गया। आदमी के पंजे में मोबाइल क्या आया, आदमी खुद पंजे में आ गया मोबाइल के। यदि किसी ने कुछ एक अक्षरों तक की नेकी कर डाली हो तो उसको फेंकने के लिए ट्विटर से बेहतर दरिया नहीं है। जो कुछ नहीं कर सकता वह भी ट्वीट कर सकता है, और एक बार जो ट्वीट करने लगता है फिर वो कुछ नहीं कर सकता है। मैं तो सोशल मीडिया का लोहा उस दिन मान गया जब एक सज्जन ने यूट्यूब पर मेरे कवि सम्मेलन की एक ही क्लिप को साल में 100वीं बार सुना और नीचे गाली लिखी, लानत संपत सरल को, नालायक ने साल भर से रचना तो छोड़ो कपड़े तक नहीं बदले। पता नहीं इसे सोशल मीडिया क्यों कहते। हजारों किलोमीटर दूर बैठे आदमी से तो हम चैटिंग से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन बस ट्रेन फ्लाइट में सफर करते हैं तो कोशिश रहती है बराबर वाली सीट खाली रहे। इसको जोड़ने वाला कैसे मानते? दरअसल दो चीजें हैं, बाजार और बाजारवाद। दोनों में अंतर यह है, बाजार हर युग की जरूरत है, लेकिन बाजार का मतलब है जरूरत के हिसाब से चीजें बनाना, और बाजारवाद का मतलब है चीजें बना करके जरूरत पैदा करना। पूरी दुनिया का दृश्य आप देखो, सबके नारे एक जैसे, सबके जुमले एक जैसे, सबका शासन करने का तरीका एक जैसा। जनता को लगता होगा कि राजा का चुनाव वो करते हैं। दरअसल 10-12 मल्टीनेशनल कंपनियां मिलकर के जिसमें चाबी भर देती है वो खिलौना चल पड़ता है। इस समय पूरी दुनिया बाजारवाद की चपेट में है, वो चाहे यहां के चुनाव हो, चाहे यूक्रेन का युद्ध हो। तब मैं एक रचना आपको सुनाना चाहता हूं कि पुराना जो समय था उसमें विरोधाभास और विसंगतियां थी। सुख बहुत था, सुविधाएं कम थी तो भी सुख ज्यादा था, संघर्ष था लेकिन रोमांच था, चुनौतियां बहुत थी, रोमांच था। तब मैं आपको एक रचना सुनाना चाहता हूं, सुनिए साहब। कोई बात नहीं। वे भी क्या दिन थे। जैन समाज के लोग यहां बैठे हैं, महावीर जयंती का कार्यक्रम है, कलेक्टर साहब की उपस्थिति है। आप लोग 2 पैसे देते हो, उन कवियों के घर चलते हैं। उसके बावजूद कवि सम्मेलन हम लोगों के लिए धंधा नहीं, एक मिशन है। हमारी कोशिश रहती है मोबाइल इंटरनेट में उलझी पीढ़ी, टेलीविजन सोशल मीडिया में उलझी पीढ़ी शब्दों से मोहब्बत करे, किताबों की तरफ लौटे, बुजुर्गों का सानिध्य हासिल करे। एक निवेदन कर दूं, दुनिया की कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी हो, उजाला बनाया जा सकता, धूप नहीं बनाई जा सकती। बुजुर्ग लोग बैठे, पुराना समय याद करें, हम इस भागम भाग में कहां तक जा रहे हैं। तब देखें वे भी क्या दिन थे। हो सकता है यूट्यूब पे ये रचना कई लोगों ने सुनी हो, लेकिन आमने सामने का जो सुनने का आनंद है और जो सुनाने का आनंद है, मैं उस लोभ को संवरण नहीं कर पा रहा हूं। एक रचना आप सुन ले, समय की अपनी सीमाएं हैं। वे भी क्या दिन थे। वे भी क्या दिन थे जब घड़ी एकाध के पास होती थी और समय सबके पास था। और अगली पंक्ति पर आपकी मोहब्बत मिलेगी। आज की तरह नहीं था कि फेसबुक पर 5000 दोस्त था और परिवार में बोलचाल बंद है। ये इस तरह के मेले उत्सव बहुत जरूरी है। 3 साल में हमने देखा है कि इनके न होने से क्या नुकसान हो सकता है। आप क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, बल्कि आप क्या पढ़ेंगे, ये तक भी कोई और तय कर रहा है। ईदगाह कहानी एक मुंशी प्रेमचंद की, वो सिर्फ पाठ्यक्रम से इसलिए हटा दी गई कि हामिद अगर दादी के लिए चिमटा मेले से खरीदेगा तो मल्टीनेशनल कंपनियों के ब्रांडेड चिमटे ऑनलाइन कैसे बिकेंगे। हमारी लड़ाई इसके खिलाफ है। पुराने समय के विरोधाभास देखें, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। तब मोबाइल तो क्या, लैंडलाइन फोन तक नहीं होता था। मैं दरअसल कविताएं नहीं सुनाता, मैं गद्य सुनाता हूं, जिसको उर्दू में नस्र कहते हैं और अंग्रेजी में प्रोज कहते हैं। ये विधा शरद जोशी जी ने शुरू की थी और केपी सक्सेना जी से इसको आगे बढ़ाया, और मैं बस उन्हीं का निर्वहन कर रहा हूं, उसी में आप सुन रहे हैं। बहुत अच्छा। तब मोबाइल तो क्या, लैंडलाइन फोन तक नहीं होता था, अतः झूठ सिर्फ आमने सामने मिलने पर ही बोला जाता था। खान पान शुद्ध था और याददाश्त अच्छी थी। हर व्यक्ति को 7-7 पीढ़ियां याद रहती थी, अपनी भी और गाली गलौच होने पर दूसरों की भी। हमारी प्राथमिक शिक्षा तो ऐसी थी जिसमें शिक्षा प्राथमिक नहीं थी।
हमारा 50 बच्चों, 3 अध्यापकों, 2 पेड़ों और 1 कमरे का स्कूल हुआ करता था। आज तो इतने के बल पर लोग यूनिवर्सिटी चला रहे। पढ़ाई लिखाई को लेकर कतई तनाव नहीं रहता था, क्योंकि हम विद्यार्थियों और अध्यापकों के बीच एक समझौता था कि सप्ताह में 3 दिन वे स्कूल नहीं आएंगे और 3 दिन हम। और भगवान महावीर का पवित्र मंच है, लेकिन जो मैंने बात की है अगर व्यंग तक पहुंच जाओ तो तालियों से बताना। बोलचाल में राजस्थानी का इस्तेमाल होता था, जैसे आप ब्रज या बुंदेलखंडी जो भी भाषा बोलते हैं, बोलचाल में राजस्थानी का इस्तेमाल होता था। हिंदी सिर्फ शहरों तक सीमित थी और अंग्रेजी तो पीने के बाद ही बोली जाती थी। कई प्रकार के खेल कूद थे। अब तो बच्चे गेम के नाम पर वीडियो गेम खेलते हैं। बच्चे भी क्या करें, खो खो, कुश्ती और कबड्डी तो संसद विधानसभाओं में चले गए। बाकी खेलों को क्रिकेट ने बाउंड्री लाइन से बाहर कर रखा है। जो चैनल खोलो क्रिकेट। एक दिन तो टाइम पास के लिए मैं भी देख रहा था, तो कमेंटेटर ने बड़ी ऊंची फेंकी कि जब से धवन और कोहली ने मूछें रखी हैं तब से धुआंधार परफॉर्म कर रहे हैं। मेरे उस दिन समझ में आई कि दुनिया में महिला क्रिकेट क्यों पिछड़ा हुआ है। बाकी खेलों को क्रिकेट ने बाउंड्री लाइन से बाहर कर रखा है। हालांकि क्रिकेट तब भी खेला जाता था, बचपन याद करो, हालांकि क्रिकेट तब भी खेला जाता था। बैट का मालिक बैटिंग करता था और बॉल का मालिक बॉलिंग। फील्डर भी यही 2 होते थे। बैट टच न होने पर फेंकी हुई गेंद फेंकने वाले को लानी पड़ती थी। एक ओवर कुल कितनी गेंदों का होगा यह गेंद का मालिक तय करता था। बल्लेबाज पहले गेंद पीटता था, फिर मूड के अनुसार भागकर या चलकर रन बनाता था, तत्पश्चात गेंद लाता था। ऐसा भी होता रहता था कि बल्लेबाज की दिन भर गेंद लाने की इच्छा नहीं रहती थी और वह दिन भर रन ही बनाता रहता था। हम आवारा पूंजीवाद के दौर में रह रहे, जिसमें बेकाबू टेक्नोलॉजी और मिल गई। नतीजा क्या हुआ, हमने कीमत ज्यादा दे दी परिवर्तन की। बदलाव हुआ है लेकिन कीमत ज्यादा दे दी। बुजुर्ग लोग बैठे, पुराना समय याद करो, 2 जोड़ी कपड़े होते थे, एक धो के सुखा दिया, दूसरा पहन के निकल लिए। प्रेस भी तकिए के नीचे दबा के होती थी। आज वार्डरोब अलमारी कपड़ों से भरी रहती है और आदमी आधे घंटे तक तय नहीं कर पाता कि इस पैंट के साथ कौन सा शर्ट मैच करेगा। इतना है सुरक्षा बोध, लाखों करोड़ों जमा है, उसके बावजूद तनाव रहता है कल क्या होगा। तब देखें व्यंग, बस थोड़ा सा समय 2-3 मिनट का। लोग भूखे उठते तो थे किंतु भूखे सोते नहीं थे। महंगाई बिल्कुल नहीं थी। ईमान के अलावा सब कुछ सस्ता था और सस्ताई का अंदाजा आप इसी से लगा लें कि फिल्मों में हीरोइनों को पैसा कम मिलता था तो भी कपड़े पूरे पहनती थी। उन दिनों रामलीलाएं मनोरंजन का प्रमुख साधन हुआ करती थी। गांव गांव में रामलीलाएं होती थी। उन दिनों रामलीलाएं मनोरंजन का प्रमुख साधन हुआ करती थी, जिनमें महिला पात्रों का रोल भी पुरुष ही किया करते थे। रामलीला वालों का गले मिलने और गले पड़ने का समय अलग अलग होता था। रामलीला मंडली गांव की धर्मशाला में ठहरती थी। हम बच्चे दिन में धर्मशाला में जाकर देखते थे कि गत रात ही एक दूसरे के जानी दुश्मन रहे बाली और सुग्रीव साथ साथ ताश पत्ती खेल रहे। शूरपनखा मंथरा के लिए चाय बना रहा है और अब आपकी तालियां उठेंगी। चटाई पर बैठा रावण रात को आरती में आए पैसों का हिसाब मंदोदरी को दे रहा है। हर पुरुष के घर में यही औकात है। वो मोदी जी ने भी एक ही बार कहा था कि मेरा सीना 56 इंच का है। मैं कहा भैया, शादी करके पत्नी को भूलने की सुविधा होती तो हमारा भी इतना ही होता। लोग पैदल चलते थे और पदयात्राएं करते थे, जो कि पद प्राप्त करने के लिए नहीं होती थी। कुछ एक के पास साइकिलें होती थी जो 4 रोटियों में 40 का एवरेज देती थी। कारें मोटरसाइकिलें तो छोड़ो, बसें तक गिनती की हुआ करती थी। जहाज और हवाई जहाज तो हम किताबों में देखते थे और कॉपियों के बनाते थे। याद आती है वे मीटर गेज की कोयले के इंजन वाली गाड़ियां। तय करना कठिन था कि ट्रेन और यात्रियों में कौन किसको ढो रहा है। उनकी स्पीड का तो यह हाल था कि घंटे आध घंटे का सफर होता था तो भी लोग 3 वक्त का खाना बांध कर चलते थे। ट्रेन में चढ़ने में जितना पसीना आता था, उतरने में उससे अधिक आता था। और बारीक व्यंग पकड़ना, यात्री काट की सीटों पर काट के उल्लू बने बैठे रहते थे। डिब्बे में डफली वालों का गाना बजाना चलता रहता था। और भारतीय यात्री का मनोविज्ञान देखें, खड़े यात्री भजन पसंद करते थे और जिन्हें सीट मिल जाती थी वे गजल।
लोग फरमाइशें करते रहते थे और डफली वाले गाते रहते थे। डफली वालों को पैसा देने का वक्त आता था तब फरमाइशें करने वाले खुद गाने लगते थे। और जो हमारे डीएनए में है, कौन सुधार देगा हमको? व्यंग देखें, चूंकि यात्री को सामान की भी स्वयं ही रक्षा करनी होती थी, अतः खाली हाथ चढ़ते थे तो भी सामान लेकर ही उतरते थे। चिट्ठी पत्री का दौर था, एसएमएस ईमेल वाले क्या जाने पत्र लेखन का स्वाद। और हमारे एक बड़े शायर हैं उदय प्रताप सिंह जी, जो समाजवादी पार्टी के सांसद भी रहे, उनका एक शेर है कि मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, रखते थे कैसे खत में कलेजा निकालकर। चिट्ठी पत्री का दौर था, एसएमएस ईमेल वाले क्या जाने पत्र लेखन का स्वाद। पत्रों में व्याकरण अशुद्ध होते हुए भी आचरण शुद्ध होता था। मैंने तो स्वयं कई बार अपने पिताजी को चरण स्पर्श की जगह आशीर्वाद लिखा। खत लिखता हूं खून से स्याही न समझना, अर्थात प्रेम पत्र लाल स्याही से लिखकर अपने खून से लिखा बताने का रिवाज तब भी था। परिणाम भी वैसा ही निकलता था। जिन्होंने वैसे प्रेम पत्र लिख लिख कर कबूतर उड़ाए थे, आज बेचारे शादीशुदा और तोते उड़े हुए। शादी से याद आया, तब शादियों में व्यर्थ का धूम धड़ाका और दिखावा नहीं होता था। बस दो चार बाराती बैंड पर बजती बीन की धुन पर नागिन डांस कर लेते थे, क्योंकि तब बीन बनाने के लिए रूमाल ही दो चार बारातियों के पास होते थे। बड़ी मोहब्बत दी। मैं समापन करता हूं इसका। वह टीवी नहीं रेडियो का युग था। टेलीविजन ने एक नुकसान यह किया कि जो सुनने वाली कलाएं थी उनको भी देखने वाली कलाएं बना दिया। और आप सब इतने भयाक्रांत हैं हम लोग इस दौर में तो टेलीविजन से, वो क्या दिखाते हैं पता ही नहीं, भगवान जाने जहर कैसे दिमागों में भर दिया। मैंने तो 4 साल पहले टेलीविजन का कनेक्शन कटवा दिया और बंद स्क्रीन भी मोटे कपड़े से ढक के रखते हैं। वह टीवी नहीं रेडियो का युग था। व्यक्ति बंदूक भले ही बिना लाइसेंस के रख सकता था, किंतु रेडियो के लिए लाइसेंस अनिवार्य था। जो पोस्ट ऑफिस में रिन्यू कराना पड़ता था, बिना लाइसेंस का रेडियो नहीं बजा सकते थे। याद आते हैं अमीन सयानी का बिना का गीतमाला, जसदेव सिंह की हिंदी कमेंट्री, कृष्ण कुमार भार्गव, देवकी नंदन पांडे और रामानंद प्रसाद सिंह के समाचार। और अब आपकी करतल ध्वनि उठेगी, गर्दन झुकाकर बीबीसी तो ऐसे सुनते थे जैसे आज बीबीसी सुनते हैं। इस पवित्र मंच पर इतनी देर तक बैठ करके आपने इन कवियों को सुना। मैं इस पंक्ति से समापन करता हूं। ये लाइन अपने साथ रखना, बच्चों को सुनाना, शायद जीवन में उनको एहसास हो कि हमने कितनी कीमत चुका दी इस बदलाव और विकास के लिए। सच है गन्ने का रस सूख जाए तो वह लाठी रह जाता है। तब हमारा जीवन कछुए की तरह था, आज हम खरगोश की तरह दौड़ रहे हैं, अर्थात भाग सब रहे हैं और पहुंच कोई नहीं रहा। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि सितारों को आंखों में महफूज रखो, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हम भी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। भगवान महावीर की जय। आप सब लोगों का अभिवादन। इतनी देर तक बैठे और सब कवियों को धैर्यपूर्वक सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।